हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के आगे का अंश पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पिछले अंश की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। हमने कल चाणक्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ। इसके बाद पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण करने के बाद भारत में 2 महान विभूतियों ने अवतार ग्रहण किया। उनमें से एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार चाणक्य थे। दोनों मगध के शक्तिशाली राजा नंद द्वारा निकाले गए थे और चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 2 वर्ष के अंतराल में ही पाटलिपुत्र पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, कृषि, विवाह, विधवा विवाह, लगान, दस्तकारियों, जनगणना आदि का वर्णन हमें मिलता है। इसमें विधवा विवाह और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई है। यानी उन्नत राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ दिलाई जाती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा तथा प्रजा के हित एवं इच्छा को ध्यान में रखेगा। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता। अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। यहाँ चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की नीतियाँ हैं उनके बारे में उसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है, जो चाणक्य द्वारा रचित है। कह रहे हैं उसमें अनेकानेक विषयों पर अनेकानेक में 2 शब्द है, अनेक और अनेक। अनेकानेक में अनेक और अनेक दोनों मिला के संधि हो गई है, अनेकानेक विषयों पर लिखा गया, अनेक विषयों पर लिखा गया है। इसमें शासन के सिद्धांतों और व्यवहार के सभी पहलुओं मतलब सभी कोणों से, सभी दिशाओं पर, इनको सभी आयामों पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का मानना है कि सेना में संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है, बल्कि विशेष महत्व है अनुशासन और उचित नेतृत्व का। कहते हैं यदि अनुशासन और उचित नेतृत्व न हो तो ये सेना जो है एक तरह से बोझ बन जाती है। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। किलेबंदी यानी कि एक दुर्ग की स्थापना, जिससे कि पूरे इलाके की सुरक्षा हो सके। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि,
खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। मतलब इस पुस्तक में जो चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें अनेक विषयों पर चर्चा की गई है, जिनमें ये सारे विषय उल्लिखित हैं और इन सभी को शामिल किया गया है। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है। तत्कालीन समाज में भी ये उन्होंने एक उच्च श्रेणी के विचारों को इसमें रखा है और विशेष परिस्थितियों में उन्होंने तलाक को भी मान्यता दी है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यहाँ पे इस बात का भी जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। कहते हैं कि राज्याभिषेक के समय राजा को विशेष रूप से शपथ लेनी पड़ती थी कि वह हमेशा प्रजा की सेवा करेगा और प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझेगा, प्रजा की खुशहाली में भी अपनी खुशहाली समझेगा और उसे वही करना है जो प्रजा को अच्छा लगे, न कि जो उसे अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। कहते हैं कि यदि राजा उत्साहपूर्वक कार्य करता है तो प्रजा भी उत्साहपूर्वक कार्य करेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा अपने इनके लिए तैयार रहना चाहिए। मोहताज मतलब कि मोहताज का अर्थ है निर्भर। यहाँ पे कहा गया है कि मतलब कोई भी सामाजिक कार्य जो है उसके राजा पर निर्भर नहीं होते हैं, राजा की आज्ञा पर, राजा की मर्जी पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे खुद हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब वह स्वयं पर निर्भर होता है। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि तत्कालीन समाज में ये अधिकार था प्रजा को कि यदि राजा कोई अनीति करे, राजा कोई खराब काम करे तो उसको वह हटा सकती है और उसके स्थान पे किसी नए व्यक्ति को रख सकती है। अशोक, अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आगे का अंश अशोक के शासन व्यवस्था के बारे में है। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसमें पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। कह रहे हैं कि 273 ईसा पूर्व अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक उसका उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था। पश्चिमोत्तर प्रांत का शासक वो इसके पहले रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के लिए वहाँ पे इसकी राजधानी थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसके साम्राज्य के अंदर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। उस समय भारत के साम्राज्य का विस्तार जो है मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे।
संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। लेखक ये बताते हैं कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। दक्षिण पूर्व का कुछ भाग जो है, एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। संपूर्ण भारत के शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने, उसके मन में एक सपना था कि वो संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करे। मातहत मतलब अधीन, मातहत। मातहत यानी कि अधीन। उसकी इच्छा थी कि वह संपूर्ण शासन व्यवस्था को एक अधिकार क्षेत्र के मातहत ले आए और एक शासन व्यवस्था के अधीन उसका एक सपना था कि एक शासन व्यवस्था के अंदर संपूर्ण भारत रहे। और इसी सपने के कारण वह जो है तत्काल पूर्वी तट के कलिंग को जीतने की उसने ठान ली। उसने योजना बनाई कि वह इसी अपने सपने को साकार करने के लिए उसने ये योजना बनाई कि वह कलिंग प्रदेश को जीतेगा। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। लेखक कहते हैं कि कलिंग के लोग जो है इस युद्ध में बहुत बहादुरी से उन्होंने उसका सामना किया। कलिंग के लोगों ने उस अशोक की सेना का बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन इसके बावजूद जो है अशोक की सेना की जीत हुई और इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। कत्लेआम मतलब बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग, माने खून खराबा हुआ। कत्लेआम यानी कि खून खराबा, बहुत बुरी तरह से खून खराबा हुआ। और उन्होंने कहा कि जब इस बात की खबर जब अशोक को मिली तो उसका पछतावा उसके मन में हुआ। उसके मन में इस बात का पछतावा हुआ कि उसे युद्ध से विरक्ति हो गई। उसे ये बुरा लगा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस युद्ध के कारण इतने लोग मारे गए उस जगह शासन करके उसे क्या लाभ, जहाँ मतलब सारे लोग जब मारे ही जाएंगे तो उसमें उसको वो किस पर अपना शासन करेगा। ये सोच करके उसके मन में युद्ध के प्रति एक विरक्ति का भाव आ गया। युद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। लेखक कहते हैं कि युद्ध की शिक्षा के प्रभाव से, बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। यानी कि जब युद्ध से उसे विरक्ति हो गई तो वह बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हुआ और बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर के उसका मन दूसरे क्षेत्रों में साहसिक विजय हासिल करने में की ओर लग गया। साहसिक शब्द में साहस शब्द है और एक प्रत्यय है। कह रहे हैं कि मतलब कि जब युद्ध से उसको विरक्ति हो गई तो वह बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हुआ और उसका मन बुद्ध के शिक्षा की ओर अनुरक्त हो गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने
जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। लेखक ये बताते हैं कि जो ये अशोक के जो विचार थे और कर्म के बारे में जो उन्होंने विचार, फरमान माने जो आदेश जारी किए, फरमान यानी आदेश, तो अशोक के विचार और कर्म के बारे में जो आदेश थे जिनकी जानकारी हमें आज मिलती है, उसने जारी किए जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। वे सारे आदेश पत्थरों पर उनकी खुदाई हुई या धातुओं पर खुदाई हुई। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। अशोक के जो फरमान थे वे आज भी भारत में मिलते हैं और पूरे भारत में ये फैले हुए हैं, जिनका प्रमाण आज भी मिलता है। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने भारत के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन और उन नियमों के प्रति प्रेम और उनको धर्म के रूप में अंगीकार करना आरंभ कर दिया। कह रहे जैसे ही कलिंग को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक उसके बाद ही महामहिम यानी कि ये महामहिम शब्द जो है अशोक के लिए प्रयुक्त है। महामहिम सम्राट, क्योंकि उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, इसीलिए सम्राट उसे बताया गया है। महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया। जो बौद्ध धर्म के नियम थे उसके प्रति उसने उत्साह दिखाया और उसका उत्साहपूर्वक पालन किया, एवं उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार किया। अंगीकार करना माने स्वीकार करना, अंगीकार यानी कि स्वीकार, अंगीकार। अंगीकार यानी कि स्वीकार करना। तो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने कलिंग को अपने राज्य में, साम्राज्य में मिला लिया, अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, वैसे ही उन्होंने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया और उत्साहपूर्वक उस नियमों का पालन किया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। उनका एक आदेश जारी हुआ, फरमान यानी आदेश, उनका एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश में यह कहा गया है कि अशोक अब आगे कोई भी हत्या नहीं करेगा और न ही वह किसी को बंदी बनाएगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों को के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। उसने एक प्रतिज्ञा की और एक साथ में आदेश जारी किया कि कलिंग में जितने लोग मारे गए हैं और बंदी बनाए गए हैं, उसका 100वां और 1000वां भाग भी कोई न बंदी बनाया जाएगा, न तो उसकी हत्या की जाएगी। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। उसने ये बताया, उसने ये स्वीकार किया कि इंसान यदि किसी पर विजय प्राप्त करना चाहे तो सच्ची विजय उसकी तभी होती है जब वो कर्तव्य का पालन करे और धर्म का पालन करे। कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए वह लोगों के दिलों को जीते, लोगों के हृदय को जीते, तभी वास्तव में उसकी जीत है। सच्ची जीत उसी में है जब लोग, मनुष्य किसी के दिल को, किसी के हृदय को और हृदय को जीते और अपना कर्तव्य निभाए, और तभी उसका सचमुच उसे विजय प्राप्त होती है।
फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। जो उन्होंने फरमान जारी किए थे, आदेश जारी किए थे, उसमें ये भी कहा गया है कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि उनके साथ, महामहिम के साथ, सम्राट के साथ यदि कोई बुराई करता है तो उसे भी महामहिम को बर्दाश्त करना होगा, सहन करना होगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो। उनकी ये इच्छा है, आकांक्षा यानी इच्छा, उनकी ये इच्छा है कि प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए, उनमें आत्म संयम हो, उनमें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो, और आत्म संयम का भाव उनके अंदर हो। आत्म संयम यानी कि अपने ऊपर अंकुश लगाना, अपने ऊपर एक अधिकार करना, मतलब अपने मन की इंद्रियों को अपने बस में रखना, और साथ में उनके मन में भी शांति और आनंद प्राप्त, मानसिक शांति और उन्हें आनंद प्राप्त हो, इसका भी उन्होंने इस फरमान जारी किया, आदेश जारी किया। और ये कहना, कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि यदि कोई उनके साथ बुराई करे तो भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जीव मात्र की रक्षा उनका उद्देश्य है, और आत्म संयम और अपनी शांति और आनंद, शांति में ही वो मानसिक शांति में ही आनंद को प्राप्त करेंगे। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत सारे दूसरे भागों में प्यार और से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। लेखक आगे बताते हैं कि ये शासक एक अद्भुत शासक था, यानी अशोक एक अद्भुत शासक था। उसे आज भी लोग भारत में ही नहीं, पूरे एशिया के बहुत सारे हिस्सों में उसे अभी भी लोग प्यार से याद करते हैं। और अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के, उसने अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के लिए, बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। उसने नेकी और सद्भाव के काम में अपने आप को लगा दिया, और प्रजा के हित के लिए उसने सार्वजनिक कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। यानी कि कलिंग के युद्ध से उसके मन में इतनी विरक्ति हुई कि वह बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ, और साथ में उसने एक प्रतिज्ञा की कि वह उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करेगा, और सारा अपना जो अपनी पूरी शक्ति, पूरा वो उसने प्रजा की नेकी में, प्रजा के हित में उसने लगा दिया। अपने आप को सार्वजनिक कार्यों में के हेतु समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसने यह भी कहा था, उसने ये लोगों को बताया था कि वह इसके प्रजा के हित के ही लिए हमेशा कार्य करेगा, और वह इसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। उसने ये ऐलान किया, मतलब उसने ये कहलवाया, ये कहा कि सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हर स्थान पर हर समय प्रजा के लिए कार्य करते रहेंगे, और इस बात की सूचना उसे हर पल, हर समय, हर क्षण देते रहेंगे। जहाँ भी वह लोकहित के लिए आवश्यक हो वह कार्य
करता रहेगा। यानी कि उसके मन में इतना बदलाव आया कि वह हर क्षण अपने जीवन का हर क्षण प्रजा के हित में अपने आप को उत्सर्ग करने की उसने ठान ली। और उन्होंने अपने केवल मन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी इस कार्य को हमेशा करते रहे। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। वो कह रहे हैं कि खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी वो बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे, उसके बावजूद उन्होंने हमेशा बड़े आदर से दूसरे धर्म को भी माना। उन्होंने दूसरे धर्म को भी बहुत महत्व दिया। खुद भले ही एक कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक दूसरे धर्म को भी महत्व दिया, दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पार्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कह रहे हैं कि केवल एक अच्छा शासक ही नहीं बल्कि वह बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने कई स्तंभ बनवाए, कई इमारत बनवाए और अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में उसने विदेशी कारीगरों की भी उन्होंने मदद ली, उनकी भी सहायता ली। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया। ये जो परिणाम है, ये जो उनके बारे में विचार है, ये कई एक जगह जो निर्मित इमारत है उसके डिजाइन से ये इस नतीजे पे लोग पहुँचे कि उसने विदेशी कलाकारों का भी इसमें सहयोग लिया, उनकी भी सहायता ली। इन इमारतों को बनाने में, उसकी डिज़ाइन बनाने में विदेशी कारीगरों की भी उसने सहायता ली। दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कलाकारों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ ही इनके जो अवशेष हैं, इनके जो टूटे फूटे हिस्से हैं, उनमें भारतीय कलाकारों की जो विशेषताएं हैं वो भी दर्शित होती हैं, वे भी दिखाई देती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 223 में अशोक की मृत्यु हो गई। कह रहे हैं कि लगातार, अनवरत यानी कि लगातार, अनवरत यानी कि लगातार। कह रहे हैं कि ये लगातार 41 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 41 वर्ष तक शासन करने के बाद ईसा पूर्व सन 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। इन्होंने बहुत लंबा शासन किया। इनका शासनकाल था 41 वर्ष का और उसके पश्चात ईसा पूर्व 232 में इनकी मृत्यु हुई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइंस ऑफ हिस्ट्री में उनके बारे में लिखा है कि बादशाहों में के दासियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। कह रहे हैं कि H.G. वेल्स जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री नामक एक किताब में H.G. वेल्स ने उनके बारे में लिखा है और कहते हैं कि बादशाहों की दसियों हजार नामों में
बादशाहों की जो 10,000 से भी ज़्यादा जो बादशाहों का नाम है, उनसे जो इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी शासक का नाम आता है, अशोक एक अकेला सितारे के रूप में उसमें चमक रहा है। यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा शासकों के नाम उसमें गिनाए गए हैं, परंतु उसमें अशोक का नाम एक चमकता सितारे की तरह है। वोल्गा से जापान तक आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि वोल्गा से जापान तक आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। वे बहुत ही प्रसिद्ध और अपने कामों से, अपने विचारों से वे इतना ज़्यादा लोगों में प्रसिद्ध हो गए। बाद में कलिंग युद्ध के बाद अपने विचारों से लोगों के अंदर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। वे जाने माने शासकों में गिने जाते हैं और एक चमकते सितारे के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए हैं। इस प्रकार उनका जो नाम है आज भी हमारे इतिहास में अमर है और इस प्रकार उनको हम एक महान सम्राट के रूप में जानते हैं। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उनका मन हिंसा को छोड़कर जन कल्याणकारी कार्य की ओर लग गया और इसके बाद उसने बुद्ध धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने संदेश दिए जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि कहीं भी हत्या बंदी आदि नहीं किया जाएगा और लोगों को बंदी नहीं बनाया जाएगा और विजय वास्तव में उसी की होती है जो लोगों के हृदय को जीत सकता है। इस प्रकार वो जो है स्वयं बौद्ध धर्मावलंबी होते कट्टरता से बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु फिर भी वह दूसरे धर्मों का पर भी एक उदार दृष्टि रखता था। अशोक बहुत बड़े निर्माता के रूप में भी सामने आते हैं। उनके बनाए गए अनेक इमारतों का अभी तक नाम आता है, अभी तक परिचय मिलता है। बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में उन्होंने मदद किया और इसके साथ ही उन्होंने इस कार्य में विदेशी कारीगरों को भी लगाया, ऐसा पता चलता है। मूर्ति कला व दूसरे अवशेषों पर भारतीय कला परंपरा की भी छाप जो है स्पष्ट झलकती है, लेकिन स्तंभों पर विदेशी छाप भी मिलती है। 41 साल तक इन्होंने शासन किया और उसके पश्चात 232 ईसा पूर्व 232 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है और उन्होंने अनेक महान कार्य किए जिसके कारण उनका नाम याद किया जाता है। आज भी उनका नाम वोल्गा से जापान तक आदर के साथ लिया जाता है, ऐसा लेखक बताते हैं। और वे एक प्रसिद्ध, एक चमकते सितारे के समान है जो कि हजारों 10,000 से भी ज़्यादा शासकों में प्रिय और एक प्रसिद्ध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं।